आधुनिक भारत के अध्ययन के क्रम में आज भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत से भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने अपने ढंग से नेता प्रयास कर रहे थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन को संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन को 3 प्रमुख कालखंडों में बांटा जाता है, जिसमें जो प्रथम कालखंड है वो वस्तुतः कांग्रेस की स्थापना अर्थात दिसंबर 1885 को जब बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में 72 प्रगतिशील विचारों के नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना की है, उसके उपरांत ये प्रारंभ होता है और 20 वर्षों का काल जो है वो वस्तुतः उदारवादी राष्ट्रवाद का युग कहलाता है। और इस काल के जो नेता थे उनकी सोच बिल्कुल भिन्न थी। ये जो नेता थे उन्हें हम नरमपंथी या उदारवादी नेता कहते हैं। ये उदारवादी नेताओं में फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, रोमेश चंद्र आदि ऐसे नेता थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये सब जो है अपने ढंग से वो जो है कार्य कर रहे थे और उनका यदि हम देखें कार्य प्रणाली उनकी वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो जो है प्रतिवेदनों, प्रार्थना पत्र, याचना, जुलूस, स्मरण पत्र के माध्यम से अपनी बात वो जो है ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचाते थे और ब्रिटिश हुकूमत से वो जो है भारतीयों के लिए व्यवस्था में परिवर्तन की अपील करते थे। यहाँ के जो उदारवादी नेताओं का जो दृष्टिकोण है वो समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो उदारवादी नेता है वो वस्तुतः ब्रिटिश हुकूमत को भारत के लिए अभिशाप को नहीं मानते थे, बल्कि उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश राज वस्तुतः ईश्वर की अनन्य कृपा है और जितने लंबे समय तक बना रहे उतना ही अच्छा है। और इन्हें जो है बहुत विश्वास था कि अंग्रेज न्यायपूर्ण जाति है, वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व के आदर्शों को ध्यान में रख रही है। और ये जो अंग्रेज हैं वो वस्तुतः भारतीयों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए भारत में पड़े हुए हैं। और जैसे ही भारतीय अपने स्वशासन संचालन के लिए वो सक्षम हो जाएंगे, वैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ करके चले जाएंगे, स्वशासन भेंट करके चले जाएंगे। ये इनका विश्वास था। जैसा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अंग्रेजों की न्यायप्रियता और स्वतंत्रता बुद्धि की जो भावना, उनके बंधुत्व की भावना की बड़ी प्रशंसा की थी और उनका मानना था कि जो है वस्तुतः अंग्रेज भारतीयों के साथ तो न्याय करेंगे, ये भावना थी। जैसा कि जो है ये कहा जाता है कि जब गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं ने तो यहाँ तक कहा था कि यदि अंग्रेज भारत में नहीं रहेंगे तो वस्तुतः अव्यवस्था का राज होगा, क्योंकि कानून के राज की जो शुरुआत है वो अंग्रेजों की देन है, उससे ही व्यवस्था कायम होगी और भारत का उत्थान होगा। इस पर जब ये कहा गया कि यदि अंग्रेज अपने स्वदेश चले जाएंगे और निर्णय लेंगे तो मैं उन्हें तार भेज दूंगा, वो अपने जो है स्वदेश पहुंच नहीं पाएंगे, उससे पहले हमारा तार पहुंचेगा और जिस पर अपील होगी कि आपके बिना भारत में कुछ नहीं। यानी कहने तात्पर्य जो उदारवादी नेता थे उनका विश्वास था कि अंग्रेज वस्तुतः भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए भारत में पड़े हुए हैं और जैसे ही स्वशासन संचालन में सफल होंगे भारतीय, वैसे ही जो है अंग्रेज
स्वशासन दे करके चले जाएंगे। तो ये जो है उनकी सोच थी। तो साथियों, इसीलिए वो जो है दीनहीन शब्दों में, वो जो है एक प्रकार की याचना के शब्दों में अपनी बात वो रखते थे, और वो चाहते थे कि भारत में जो है कानून का राज अंग्रेज व्यवस्थित रूप से कायम करे, और भारतीय जो है उस कानून के राज से प्रभावित हो। तो ये जो प्रथम चरण है, इसमें यदि हम देखें कि इसके विकास का कारण, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद के विकास के कारणों के यदि हम अध्ययन करें, तो उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहली बात तो ये कि ब्रिटिश राज का प्रभाव, कि भारत में जो ब्रिटिश राज था उसने क्या किया, अखंड भारत में एक जैसे कानूनों, एक जैसे नियमों के द्वारा राज व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया। और इससे ये हुआ कि जब एक जैसी दास्ता, एक जैसा कष्ट, जब एक जैसी समस्या के अंतर्गत थे आम भारतीय था, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वो एकजुट हो गए और उनमें राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। क्योंकि इससे पहले जो है, ब्रिटिश राज के पहले वो भारत में वस्तुतः देशी रियासतों का शासन था। राजा महाराजे जो है वो अपने क्षेत्र तक सीमित होते थे। तो भारतीय जनता में कहीं भी वो राष्ट्रवादिता की भावना नहीं पनप रही थी। तो ये पहला कारण है कि ब्रिटिश राज का जो प्रभाव था वो जो है वस्तुतः उदारवादी राष्ट्रवाद के विकास में सहायक साबित हुआ। दूसरा साथियों, जो अंग्रेजी शिक्षा लागू की, जो मैकालेकृत जो अंग्रेजी शिक्षा 1835 में भारत में लागू की गई, यद्यपि मैकाले का उद्देश्य ये था कि जो है काले अंग्रेजों का सृजन किया जाए, बाह्य रंग रूप में वो भले भारतीय दिखे लेकिन उनकी अंतः प्रज्ञा, व्यवहार, रहन सहन सब अंग्रेज परस्त हो जाए, उसका उद्देश्य था। और दूसरा ये भी था कि भारतीय जो ब्रिटेन से आने वाले क्लर्क थे वो महंगे पड़ते थे, तो मैकाले चाहता था कि बाबुओं की आपूर्ति भारतीय जनमानस से ही सुनिश्चित हो जाए। तो दो उद्देश्यों के लिए उसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया। लेकिन जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय जनमानस वो जो है यूरोप के साहित्य के संपर्क में आया, जिसमें मिल्टन, गैटे फास्ट जैसे जो मानवतावादी लेखक थे, जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, लोकतंत्र को बहुत सर्वोपरि रखा, तो वो जो है उसका असर ये हुआ कि ये जो है अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आया, ये भारतीय जनमानस, उसने भारत में भी वो मांग करना चालू कर दिया कि भारत में भी लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसी व्यवस्थाएं हो। तो इस अंग्रेजी शिक्षा ने भी मैकालेकृत जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो भी उदारवादी राष्ट्रवाद के विकास में सहायक साबित हुई। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, समाचार पत्रों का विकास। भारत में जो ये पत्रकारिता का विकास है साथियों, इसने भी राष्ट्रवादिता के प्रोत्साहन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे पहले के अंकों में मैंने जैसे बताया कि भारत में पत्रकारिता के जनक वस्तुतः राजा राम मोहन राय थे, और उन्होंने अपनी पहली पत्रिका वो जो है संवाद कौमुदी के नाम से प्रकाशित की थी, तथा बाद में मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया था। लेकिन जो बाद के नेता थे, उदारवादी जितने भी नेता थे, वो जो है किसी न किसी समाचार पत्र के वो संपादक होते थे, चाहे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली हो, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश हो, या दादा भाई नौरोजी का इंडिया हो। ये सब किसी न किसी समाचार पत्र से जुड़े होते, और ये सब अपनी विचारधारा रखते थे और बताते थे कि कैसे एक राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद के विकास में
भारतीय समाचार पत्रों का विशेष योगदान है और इससे जो है भारतीय जनता में एकजुटता आई, चाहे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियाट हो या अन्य समाचार पत्र हो, उन सब ने जो है भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास किया। इसके बाद साथियों, एक पुनर्जागरण आंदोलन को भी नहीं भूला जाना चाहिए। राष्ट्रवाद के विकास में जो पुनर्जागरण आंदोलन अर्थात भारत में जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन था, यद्यपि उसका उद्देश्य सामाजिक एवं धार्मिक सुधार करना था, किंतु वो जो है राजनीतिक जागरण और राष्ट्रवादिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसको समझना जरूरी है कि कैसे इसने प्रेरित किया। जैसे दयानंद सरस्वती जो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा गया है उन्हें। तो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो स्वदेशी है वही सर्वोपरि है, विदेशी राज्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो स्वदेशी का विकल्प नहीं हो सकता। तो इससे भी पुनर्जागरण आंदोलन से भी राष्ट्रवादिता का विकास हुआ। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग ले करके भारत को विश्व रंगमंच पर एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित किया, उससे भी भारतीयों में राष्ट्रवादिता की भावना विकसित हुई। तो ये चौथा कारण है पुनर्जागरण का प्रभाव। और अगला एक भारतीय रेलवे का विकास, इसको भी समझते हैं कि कैसे जो है राष्ट्रवादिता की भावना के विकास में भारतीय रेलवे ने काम किया। वैसे आपको मैं बता दूं कि भारत में पहली जो रेल लाइन बिछी थी वो 1853 में, वो जो है लॉर्ड डलहौजी के समय वो सबसे पहले जो 35 किलोमीटर की लाइन वो बम्बई से थाड़े तक बिछाई गई थी। और बाद में क्या था कि अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आर्थिक लाभ कमाने के लिए, उन्होंने जो है रेल लाइनों से भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ दिया था। और अब क्या हुआ कि वो अपने आर्थिक लाभ के लिए ये कार्य कर रहे थे, लेकिन इस रेलवे के विकास से क्या हुआ कि एक कोने का भारतीय आसानी से दूसरे कोने के भारतीय के संपर्क में आ गया। अब वो जो है एक जैसी अधीनता, एक जैसा दासत्व और एक जैसे कष्ट, उन्हें परस्पर एकजुट होने में वो मदद किया। तो इसलिए एक अर्नेस्ट अर्नाल्ड एक जो है इतिहासकार है, अंग्रेज इतिहासकार अर्नेस्ट अर्नाल्ड ने लिखा है कि जो काम टीपू की उग्रता या अकबर की उदारता नहीं कर सकी, जो कार्य अकबर की उदारता या टीपू की उग्रता नहीं कर सकी, उसे भारतीय रेलवे ने कर दिखाया। वो जो है, जो भारत माँ की हड्डियाँ भारत भूमि पर बिखरी पड़ी थी, भारतीय रेलवे ने उन हड्डियों को जोड़कर एक मजबूत कंकाल तंत्र, यानी राष्ट्रवादी मजबूत कंकाल तंत्र बनाया। और अब राष्ट्रवादियों का कार्य था कि उसमें रक्त मांस मज्जा का समावेश करे। और इस प्रकार भारतीय रेलवे के विकास ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक बार पुनः की अर्नेस्ट अर्नाल्ड का स्टेटमेंट कि जो बात अकबर की उदारता और टीपू की उग्रता नहीं कर सकी, उसे भारतीय रेलवे ने कर दिखाया। साथियों, आगे बढ़ते हैं। कुछ विश्व रंगमंच पर जब जो है कोई कुछ घटनाएं घटी, उन घटनाओं ने भी भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। यहाँ पर दो घटनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहली तो ये कि जब जो है एक अफ्रीकी, छोटा सा अफ्रीकी देश अबिसिनिया, जो अब यूथोपिया के नाम से जाना जाता है, उसने युद्ध में इटली को परास्त कर दिया। और एक छोटे से देश, एशियाई देश जापान ने जब
शक्तिशाली रूस को, यूरोपीय देश रूस को पराजित कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि यूरोप की अजेयता का जादू भारतीयों में टूटा। अभी तक जो विश्वास था भारतीयों में कि यूरोप अजेय है और उसे जीता नहीं जा सकता, तो वो भावना गायब हुई। और इसने भी, इन दो घटनाओं ने, कि जब जो है एक अफ्रीकी देश यूथोपिया ने, वो अबिसिनिया या यूथोपिया ने इटली को परास्त किया और 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया, तो यूरोप की अजेयता का जादू टूटा और भारतीयों में जो राष्ट्रवादी भावना के विकास में इसने बल दिया। एक और महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न है यहाँ पर, जो उदारवादियों के ये बड़ी देन भी कह सकते हैं आप, ब्रिटिश अर्थतंत्र की समीक्षा, ब्रिटिश जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसकी जो समीक्षा किया है, उसको समझते हैं कि कैसे जो है भारतीय जो संसाधन थे, भारत की जो धन दौलत थी, धन निष्कासन कैसे हो रहा था, तो उसको उद्घाटित करने में उदारवादी सफल रहे। इसमें दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार जो है अंग्रेज लगातार भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर रहे हैं और भारतीय संसाधन कैसे वो लगातार इंग्लैंड की ओर जा रहे हैं और कैसे भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार हेतु भारतीयों को सैन्य साजो सामान खरीदने के लिए ब्रिटिश हुकूमत बाध्य करती थी, और जब भारतीयों के पास ये, यानी भारत सरकार जो थी ब्रिटिश में राज में यहाँ पर, तो जब उसके पास संसाधन नहीं होते थे तो उसे इंग्लैंड से ऋण लेना पड़ता था, और वो जो साजो सामान थी वो वस्तुतः विश्व के अनेक हिस्सों में वो प्रयोग में लाई जाती थी ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में। तो अब जो है भारत में जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसको इंग्लैंड से ऋण लेना पड़ता था, जिसको जो है ब्याज सहित अदा करना पड़ता था। और उन्होंने कहा कि ये जो है भारत का धन ही वो इंग्लैंड जाता है, जिसे ऋण के रूप में पुनः भारत लेता है, और अब उसे ब्याज सहित भारत को अदा करना पड़ता है। ये वस्तुतः जो है एक दुष्चक्र है, एक विशेष सर्किल है, दुष्चक्र है, जिसे उन्होंने इविल ऑफ ऑल इविल्स कहा, यानी अनिष्टों का अनिष्ट कहा। और इस दुष्चक्र को तोड़ना कठिन है कि वो जो है धन निष्कासन, जो वेल्थ ड्रेन थ्योरी उन्होंने दी है, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने वेल्थ ड्रेन थ्योरी इसी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया है। और इससे उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है अंग्रेज जो बड़े बड़े अधिकारी, गवर्नर जनरल, ये सब जो है कैसे महंगे महंगे उपहार लेते थे, या जो वेतन भत्तों के रूप में भारत में धन प्राप्त करते थे, वो कैसे इंग्लैंड भेजते थे, और किस प्रकार से भारत जो कभी सोने की चिड़िया थी, वो कैसे जो है वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था। यहाँ पर अकाल पड़ने लगे, भारतीय जनता भूखों मरने लगी, और अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। तो ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो धन निष्कासन का सिद्धांत और साथ में जो एक विशेष सर्किल की बात कही है, दुष्चक्र की बात कही है, जिसे तोड़ना कठिन है, वो उदारवादियों की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इसके बाद एक रमेश चंद्र दत्त, एक जो है आईसीएस के अधिकारी थे, ये भी, इन्होंने, रमेश चंद्र दत्त ने एक पुस्तक लिखी है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त की पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी कुछ ऐसा ही दिया है।
यानी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त ने लिखा, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि भाई अंग्रेजों के पूर्व भी भारत पर विदेशियों ने राज किया, चाहे वो तुर्क हो, मुगल हो, या उससे पहले शक, कुषाण, ये सब विदेशी थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इनका राज तो बिल्कुल सूर्य की भांति था। जैसे सूर्य जो है भारतीय मृदा से नमी सोखता है, किंतु बाद में वो बादलों के रूप में भारतीय भूमि पर ही बरसकर मृदा को उर्वरता प्रदान करता है। वो उस तरीके का शासन था। लेकिन अंग्रेजी शासन नमी तो वो गंगा की घाटी से अवशोषित करता है, किंतु वो गंगा की घाटी में न बरसकर लंदन की टेम्स नदी घाटी में बरस जाता है, यानी उर्वरता वहां प्रदान करता है। तो इस एक स्टेटमेंट से ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कैसे जो है वो वेल्थ ड्रेन हो रहा था। और ये बात जो है रख पाने में उदारवादी, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो या रमेश चंद्र दत्त हो, उन्होंने अपनी पुस्तकों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से रखने में सफलता प्राप्त की। और एक और पुस्तक है राणा डे की, महादेव गोविंद राणा डे ने भी वेल्थ ड्रेन पे लिखा है, और उस मतलब धन निष्कासन का सिद्धांत जो उन्होंने दिया वो एसेज ऑफ ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स के माध्यम से उन्होंने वेल्थ ड्रेन को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो साथियों, परीक्षा की दृष्टि से ये कॉन्सेप्ट बहुत उपयोगी है। ये जो 7 पॉइंट हमने बताया कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद के विकास में बल मिला, वो पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहली तो भाई ब्रिटिश राज का प्रभाव, फिर अंग्रेजी शिक्षा, भारत में समाचार पत्रों का विकास, पुनर्जागरण आंदोलन और भारतीय रेलवे का विकास, विश्व रंगमंच पर घटी घटनाएं, और जो ब्रिटिश अर्थतंत्र की मीमांसा हुई, उससे जो है राष्ट्रवाद को बल मिला। साथियों, अब आते हैं, अभी हमने ढंगों पर चर्चा की थी कि उदारवादी राष्ट्रवाद के से जुड़े जो नेता थे, यानी नरमपंथी नेता थे, उन लोगों ने कैसे जो है कार्य किए और वो कार्य में किस हद तक सफल रहे, इसको समझते हैं साथियों। तो पहली बात तो ये है, जो 20 वर्षों का कार्यकाल है उसमें जो बताया गया कि उनके जो ढंग थे वो बड़े दीनहीन प्रकार के होते थे। वो प्रार्थना, याचना, जुलूस, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन के माध्यम से वो बड़ी शालीनता के साथ ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष वो जो है अपनी मांग रखते थे। और इसमें जो है प्रबुद्ध वर्ग प्रमुख रूप से जुड़ा था, क्योंकि ये जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उनमें या तो कोई वकील था, पत्रकार था, शिक्षक था, यानी बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ा हुआ था। आम जनमानस, किसान या मजदूर, वो वस्तुतः इस आंदोलन से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे। तो इस बुद्धिजीवी वर्ग का जो कार्य था वो जो है इसी प्रकार का था। तो यहाँ पर जब जो है प्रयास हुए, तो यदि हम निरपेक्ष रूप से उदारवादियों के कार्यों का मूल्यांकन करें तो कई बातें आएंगी ऐसी जिसमें कहा जाएगा कि भाई 1885 से 1905 का जो काल था वो वस्तुतः राष्ट्रवाद के बीजारोपण का था। और इन उदारवादियों ने जो राष्ट्रवाद के बीज का रोपण किया वो गहराई में बहुत अच्छी तरीके से किया। वही पुष्पित पल्लवित हुआ, जिसे उग्रवादियों ने, क्रांतिकारी युवकों ने आगे बढ़ाया, और अंततः महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते हुए अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो ये पहली उपलब्धि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का बीजारोपण, ये पहली उपलब्धि है, क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद जैसी भावना वो दिखती नहीं थी भारत में। और इन उदारवादी नेताओं ने
राष्ट्रवादी बीज का बीजारोपण अच्छी तरीके से गहराई में किया, जिससे देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा ये है कि जब जो है 1892 में भारत शासन अधिनियम आया तो बहुत सारी सहूलियतें अंग्रेजों ने जो दी वो वस्तुतः उदारवादियों के निरंतर मांग के माध्यम से दिया गया था। वो जो है उदारवादियों के मांग के माध्यम से कि जैसे कि विधायिका के आकार में वृद्धि कर दी गई थी और जो भारतीयों को जो है अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत जो प्रतिनिधि चुने जाने थे वो उनका चुनाव होने लगा था। जो भारतीय सदस्य थे उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था और इसके साथ ही जो है वो बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन बजट पर वो जो है मत विभाजन नहीं कर सकते थे। ये चीज़ें जो उपलब्ध कराई गई 1892 के भारत शासन अधिनियम द्वारा वो वस्तुतः योगदान था उदारवादियों का। साथ ही जो सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती के लिए जो मांग थी लोक सेवा आयोग के गठन की, तो 1886 में लोक सेवा आयोग के गठन की जो मांग थी उदारवादियों की, अंततः उस मांग को भी अंग्रेजों ने माना और लोक सेवा आयोग का गठन किया। प्रथम जो लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन था उसके अध्यक्ष के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले ने कार्य किया था और उन्होंने निष्पक्षता से लोक सेवाओं में भर्ती की व्यवस्था को लागू किया था। दूसरा साथियों ये था कि वो भारतीय जो उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे वो व्यय सुधार आयोग के गठन की बात कर रहे थे। उनका मानना था कि जितना भी लगान वसूला जा रहा है भारत भूमि पर या कर वसूले जा रहे हैं वो सब ब्रिटिश हुकूमत अपने साम्राज्य वृद्धि के लिए सैनिक साजो सामान में लगा देती है। भारतीयों के जो है शिक्षा स्वास्थ्य या अन्य विकासात्मक कार्यों में उस धन का उपयोग उतना नहीं होता है। तो ये जो है उनका ये लगातार मांग थी कि सैनिक साजो सामान में यानी सैन्य व्यय में कटौती की जाए और वो जो है जो धन है उसका उपयोग जो भारतीयों के विकास में शिक्षा स्वास्थ्य और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जाए। तो व्यय सुधार आयोग का गठन हुआ था और एक वेल्बी आयोग 1896 में वो स्थापित कराने में उदारवादी सफल रहे थे। तो यदि हम निरपेक्ष मूल्यांकन करें तो ये बातें स्पष्ट होकर के आती हैं। भले जो है उग्रवादियों ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति थी उदारवादियों की और 20 वर्षों के कार्यकाल में जो ये उदारवादियों ने कार्य किया वो वस्तुतः ये उदारवादियों का जो कार्य है वो जो मांगे थी उन्होंने रोटी की मांग की, लेकिन बदले में ब्रिटिश हुकूमत ने उनके मुंह पर पत्थर दे मारा। तो यहाँ पर वो अतिरंजित कहेंगे उदारवादी राष्ट्रवादियों ने नरमपंथी नेताओं ने अपने ढंग से जो है राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया, अनेक उपलब्धियां भी अर्जित की। इस प्रकार ये जो राष्ट्रवाद उदारवादी राष्ट्रवाद का जो प्रथम युग है वो समाप्त होता है साथियों। और आगे इसमें कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा रहेगा। कांग्रेस की स्थापना उदारवादियों की एक अन्य उपलब्धि कही जाएगी। वस्तुतः लॉर्ड डफरिन वो जानना चाहता था कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तो इसके लिए उसने एक आयोग का गठन किया था और लॉर्ड डफरिन ने जिस आयोग का गठन किया, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण वस्तुतः शासकों और शासितों के मध्य दूरी थी। अर्थात तो लॉर्ड डफरिन चाहता था कि एक ऐसा भारतीयों का मंच बने जिस मंच के माध्यम से भारतीय समय समय पर असंतोष प्रकट कर सके अपना और उनके असंतोष का समय रहते निपटारा किया जा सके। अर्थात तो
वो सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना के पक्ष में था। वो इसके लिए उसने भारतीयों के बीच लोकप्रिय एक अधिकारी जो शिमला में जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अर्थात एओ ह्यूम, जिन्हें भारतीय शिमला का सन्यासी कहते थे, और वो जो है एओ ह्यूम को उसने प्रेरित किया कि भारतीय नेताओं को साथ लेकर के एक ऐसा मंच स्थापित करो जिसके माध्यम से भारतीय अपने असंतोष को प्रकट कर सके। तो उसी उद्देश्यों को लेकर के अंततः एओ ह्यूम ने प्रयास किया और 72 प्रगतिशील विचारों के नेताओं को एकजुट किया। कांग्रेस का जो स्थापना अधिवेशन वो 1885 में पूना में प्रस्तावित था, किंतु पूना में प्लेग फैलने के कारण आयोजकों को स्थान तत्काल बदलना पड़ा और वो जो है बम्बई का जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला था वो इसके लिए चुना गया। और यहाँ पर साथियों बता दें कि संस्थापक के रूप में वो एओ ह्यूम है और जो प्रथम स्थापना अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की। इस जो कांग्रेस की स्थापना के बाद जो अधिवेशन हुए थे, जैसा कि दूसरा अधिवेशन आयोजित हुआ कलकत्ता में 1886 में, और इस 1886 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जैसे लोकप्रिय नेताओं ने की। यहाँ पर जो है ब्रिटिश हुकूमत का कांग्रेस के प्रति जो दृष्टिकोण था वो बड़ा सकारात्मक था, क्योंकि लॉर्ड डफरिन ने उस समय सरकारी कर्मचारियों को आदेशित किया था कि वो कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिभाग करें, और साथ ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में प्रतिभाग करने वाले जो प्रमुख नेता थे वो उनके सम्मान में एक प्रीति भोज का भी आयोजन किया था। इसके एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना के पीछे एक तो अभय कपाट का दृष्टिकोण है और दूसरा दृष्टिकोण ये भी कहा जाता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम वस्तुतः वो जो है भारतीयों के प्रति संवेदना रखते थे। वो भारतीयों के जो है कष्ट, उनके दासत्व, उनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशील थे, और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनुस्नातकों को एक पत्र, अंडर ग्रेजुएट कर रहे छात्रों को एक पत्र लिख करके कहा था कि आपके व्यक्तिगत प्रयास कितने भी अच्छे क्यों न हो, लेकिन वो सामूहिक प्रयासों के बराबर वो जो है परिणाम नहीं दे सकते। अर्थात आपको संगठनात्मक रूप में जुड़ना चाहिए। तो एक ये दृष्टिकोण है कि वास्तव में एओ ह्यूम भारतीय जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील थे, अतः उन्होंने कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना की। तो बाद में जब कांग्रेस जो है राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने लगी और राष्ट्रवादिता का प्रसार करने लगी, तो डफरिन जो अभी तक समर्थक था वही कांग्रेस का सबसे बड़ा आलोचक बन गया। उसने कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रद्रोही प्रकृति के कुछ वकील, पत्रकार और जो है बुद्धिजीवी लोग हैं जो स्वयं के सिवा किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनके जो है भारतीयों के प्रतिनिधित्व का दावा खोखला है। तो इसी के बाद जो लॉर्ड कर्जन आया उसने भी जो है नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि उस समय चूंकि गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच तनाव चल रहा था, तो उस पर उसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और भारत प्रवास के दौरान मेरी महान महत्वाकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन भारत में चलाया गया था, जिसके चलते भारत को आज़ादी मिली थी। अगले अंक में साथियों इसका व्यापक और विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।